तरीके से इंडिया चाहता है कि इस खित्ते के अंदर वो इकोनॉमिकली आगे बढ़े, और बांग्लादेश की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बड़ी आगे बढ़ रही थी। यहाँ भी दाइश के हमले होते हैं, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश में भी होते हैं, इकोनॉमी की रेस भी हो रही होती है, कुछ इंडिया की तरफ भी तो ताने बाने नहीं मिलते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इसमें देखें, अगर बांग्लादेश की गवर्नमेंट और शेख हसीना ये समझते हैं कि वो पूरा इंडिया के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं और इंडिया के रिलायबल उनका नेबर है, ऐसी बात नहीं है। इंडिया के अपने एम्बिशन हैं, अपने अज़ाइम हैं, उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उन्होंने बांग्लादेश में अचीव करने हैं। एक तो ये बात, तो लिहाजा ये जो डिस्टेबलाइजेशन की जो वेव आई है वहाँ पे बांग्लादेश में, उसमें ये एलिमेंट भी हो सकता है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है, अपना जो राइजिंग इकोनॉमी है, खासकर टेक्सटाइल के हवाले से और उनकी एक्सपोर्ट है, तो उसको भी किसी तरह डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन दो तीन चीज़ें, पहली बात यह है कि देखें, दाइश लूज कर रही है सीरिया में और इराक में, लेकिन दाइश का बैकलैश हम देख रहे हैं टर्की में, हम यूरोप में, और अब बांग्लादेश में। अफगानिस्तान में भी आपको पता है कि 2-3 दिन पहले तक तो बड़ी सख्त लड़ाई हो रही थी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज वो उनकी दाइश के साथ, अफगान तालिबान की दाइश के साथ, ये साउथ ईस्ट अफगानिस्तान में। लेकिन बांग्लादेश में कुछ अर्से से हम देख रहे थे कि लोगों का रुझान है वायलेंस की तरफ, और ये रुझान उस वक्त हमने सामने देखा ना, लोग जब आप लोगों को प्रेशराइज करेंगे, लोगों को स्ट्रेस में लेके आएंगे, और खासकर शेख हसीना की जो पॉलिसीज हैं, जिस तरह उन्होंने जमात इस्लामी के लीडर्स को की जुडिशियल किलिंग वहां पे जिस तरह हुई है और उनको सजाए मौत, इस तरह की जो सारी कार्रवाई हुई है, उसमें जो मुसलमान देखे ना, बड़ा बांग्लादेश तो प्राइमरली एक मुसलमान मुल्क है, लेकिन शेख हसीना उनके लोग जो प्रो इंडिया पॉलिसीज हैं कि जिसको सेक्युलर बनाया जाए, अब उसमें काफी लोग जो हैं उनकी फिर टेंडेंसी होती है एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाने से, फिर ये दाइश वाले लोग जो हैं, दाइश की आइडियोलॉजी ये उभर के सामने आती है। लेकिन अगर इस आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर दाइश हमला करने लगे तो फिर तो तुर्की में हमला नहीं करना चाहिए। तुर्की तो आलम इस्लाम का जो है लीडर बनने की तरफ जा रही है। टर्की के डायनेमिक्स और हैं, क्योंकि वहां पे सीरिया में भी टर्की इन्वॉल्व है, ठीक है ना जी, और इराक के अंदर भी ये मुजामत हो रही है ये दाइश की, तो वो डायनेमिक्स और है। यहाँ की डायनेमिक्स ये है कि अब समझ में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के अंदर भी ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है आइडियोलॉजी दाइश की, ये भी अपनी प्रेजेंस शो कर रही है। यानी एक तरह से दाइश हर जगह हमला करने का अलग अलग जो है मौका ढूंढ रही है, अलग अलग रीजन ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं इंटरनेट के ऊपर तफसीलात देख रहा था, एक खबर मेरी नज़र से ऐसी भी गुजरी जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश के वाक़े में इसराइली एजेंट मुलव्वस हो सकते हैं, और उनके अंदर इस खत्ते के अंदर जो डिस्टेबलाइज करने का प्लान है वो भी उसकी तफसीलात दरी थी। एक खबर में ये कहा गया है कि आसिम उमर हैं, जो AQIS ये तंजीम है, जो कि एक तरह से अलकायदा का ही नाम है, उसका ये एक तरह से है, उसका जो सरबराह है आसिम उमर, वो तो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में पला बढ़ा, इंडिया में तालीम हासिल की। आप पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस वक्त वो इस पाकिस्तान में हो सकता है या जो करता है, मेरा ये ख्याल है इल्ज़ाम तराशियों की बजाय इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और बांग्लादेश को अपनी पॉलिसीज़ पे नज़र से, वो कहते हैं कि जो शख्स इंतकाम के तरीकों पे गौर करता है उसके जख्म हमेशा हरे रहते हैं। बांग्लादेश जिन पॉलिसियों के ऊपर जो बीज उसने बोया था उसका फल तो नहीं कहीं काट रहा है, इस पर भी तहकीकात होनी चाहिए, देखा जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ किस किस को करेक्शन की जरूरत है। आप हम पे इल्ज़ाम लगा देंगे लेकिन आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाकी रहेंगे। ठीक है, तमाम मसाइल और ये तमाम चीजें हम लोग देख रहे हैं। एट द सेम टाइम जब इंडियन मीडिया फौरी तौर पर कोई भी हमला होते ही पाकिस्तान पर नाम दे देता है या इल्जाम दाग देता है, तो फिर वहां दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि इंडिया की तरफ से भी कुछ की जा रही हो, क्योंकि खित्ते के अंदर सुपर पावर बनने का शौक तो इंडिया पालता ही है। एट द सेम टाइम बढ़ती हुई इकोनॉमीज को भी नहीं देख सकता, तो अगर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो इंडिया के ऊपर भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इल्जाम लगाया जा सकता है। लेकिन एक अफसोसनाक खबर से स्टार्ट करेंगे। ढाका में हमला हुआ एक रेस्टोरेंट के ऊपर और उसके अंदर 24 हलाकतों की अब तक तस्दीक हो चुकी है। अब तक 24 हलाकतों के बारे में बात आ चुकी है और सामने आ चुका है, और इस ऑपरेशन, इस तमाम हमले के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है जो कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ खुद लीड कर रहे हैं। 11 घंटे गुजर गए हैं लेकिन उसके बाद भी तमाम यरगमालियों को बाजियाब नहीं करवाया जा सका। जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि बड़ा हमला है और इस बड़े हमले के लिए बड़ी स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंडियन मीडिया ने फौरी तौर पर तमाम इल्जाम दाग दिया पाकिस्तान पर। ऑन द कॉन्ट्ररी दाइश ने इस बात की जो है तमाम जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर एनालिस्ट,
उनके साथ तशरीफ फरमा है तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों से बात करेंगे। तनवीर साहब, ढाका के अंदर ये खून की जो होली खेली जा रही है, ये अब खित्ते के अंदर लगता है नॉर्मली फैलती चली जा रही है। अफगानिस्तान के अंदर दाइश का होना, पाकिस्तान के अंदर हमले होना दाइश की तरफ से, अब बांग्लादेश तक पहुंच गई बात। देखिए, ये अफसोसनाक वाकया है और इस वक्त वहाँ पे ये कल रात 9:30 बजे के करीब ये एक अटैक शुरू हुआ, जो कि बांग्लादेश ढाका के एक रेस्टोरेंट के अंदर। और मेरे लिए तो ये हैरत की बात ये है कि एक तो दारुल हुकूमत जहाँ पे हिफाजती इंतजाम बहुत सख्त होते हैं, फिर दारुल हुकूमत का सफारती एरिया जहाँ पे सफारतकार रहते हैं, फिर उसमें भी वो रेस्टोरेंट जिसके अंदर गैर मुल्की बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आमतौर पे ऐसी जगहों पे, जबकि ढाका के अंदर बांग्लादेश में एक ऑपरेशन भी चल रहा है, तो हिफाजती इंतजाम तो ऑलरेडी बेहतर होने चाहिए थे। दूसरी बात यह है कि सारी कोशिशें करने के बावजूद 11 घंटे गुजर गए हैं, अभी एक ऑपरेशन जारी है और उस ऑपरेशन के बारे से मुतज़ाद किस्म की इतलात आ रही हैं। 24 अफराद की हलाकत की इतला ये दाइश ने दावा किया है, जो पुलिस है वो हलाकतों की तादाद कम बता रही है। कुछ लोग यरगमाल बनाए गए हैं, कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें, और ख़दशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये हलाकतों की तादाद जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए, बात ये है कि इस वक्त वहाँ पे अफरा तफरी है, गलियाँ बंद कर दी गई हैं, आर्मी चीफ वहाँ पहुँच गए हैं और एक परेशान कुन सूरत हाल चल रही है। इस सूरत हाल को दहशत गर्दी को रोकने के लिए संजीदा इकदाम करने की बजाय अगर आप पॉइंट स्कोरिंग का जरिया बनाएंगे तो ये ना बांग्लादेश के मुफाद में, ना इंडिया के मुफाद में, ना पाकिस्तान के मुफाद में है। इस वक्त देखिए, बांग्लादेश के अंदर 8000 से ज़्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्तलिफ लोग जो एक ख़ास नुक्ता नज़र रखते हैं और वो दहशत गर्दी के वारदातों में मुलव्वस थे। और दहशत गर्दी आज से नहीं, पिछले साल से लेके अब तक 30 लोग मारे जा चुके हैं। उसमें क्रिश्चियन भी हैं, उसके अंदर हिंदू भी हैं, उसके अंदर सेकुलर भी हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं। जो बांग्लादेश की हुकूमत की पॉलिसियां हैं वो खुद दहशत गर्दी में इजाफे का बायस बन रही है। लोगों में रद्द अमल, लोगों में इश्ताल पैदा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये आसान मामला नहीं है, ये पेचीदा मामला है। हमें बांग्लादेश की हुकूमत के साथ हमदर्दी का और यकजहती का इजहार करना चाहिए। दहशत गर्दी की मजम्मत हमारे यहाँ दहशत गर्दी है, हम फील कर सकते हैं कि वहाँ क्या अभी सिचुएशन होगी, लेकिन एट द सेम टाइम इसके फ्लिप साइड भी तो देखी जा सकती है फारूक साहब। जिस